नमस्कार। आज का हमारा विषय है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लेकिन आज हम इसे किसी मेडिकल टेक्स्ट बुक की तरह नहीं देखने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे एक मानवीय अनुभव के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस स्थिति के साथ जीने के उस पहलू पर रोशनी डालते हैं जो अक्सर आप कह सकते हैं हमारी नजरों से ओझल रह जाता है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक खास तरह की तस्वीर बन जाती है। हाँ, एक बनी बनाई छवि। सही कहा। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई एक बीमारी है ही नहीं। ये तो मतलब 30 से भी ज़्यादा जेनेटिक बीमारियों का एक पूरा समूह है। अच्छा। हाँ, और इन सब में बस एक चीज़ कॉमन है। ये धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे मांसपेशियों को कमज़ोर करती हैं। और क्योंकि इसकी शुरुआत, इसकी रफ्तार, इसके लक्षण सब हर व्यक्ति में इतने अलग होते हैं, इसीलिए कोई बाहर से बिल्कुल ठीक दिख सकता है, जबकि अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही होती है। आपने शुरू में ही एक बहुत बहुत अहम बात कह दी और इसी से हमारी आज की पूरी बातचीत का सार जुड़ता है। वो गहरा अंतर जो किसी व्यक्ति के बाहरी रूप और उसकी भीतरी सच्चाई के बीच होता है। बिल्कुल। हम अक्सर किसी को देखकर बहुत आसानी से कह देते हैं, अरे आप तो बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। तो फिर समस्या क्या है? हाँ, ये बहुत कॉमन है। आज हम इसी एक वाक्य के पीछे छिपे खामोश संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे, जो इन स्रोतों का मतलब मुख्य बिंदु है। सही बात है। आज की इस बातचीत का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है। ये उस अनुभव को, उसे महसूस करने की एक कोशिश है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमें दिखाई देता है उसके पीछे की असली कहानी क्या है। और कैसे हमारी थोड़ी सी समझ, हाँ, बस थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी सहानुभूति इस पूरी तस्वीर को बदल सकती है। तो चलिए इसी वाक्य से शुरू करते हैं। लेकिन तुम तो बिल्कुल सामान्य दिखते हो। अब सुनने में ये एक बहुत ही साधारण सी बात लग सकती है, शायद एक तारीफ भी। हाँ, हो सकता है कोई तारीफ के तौर पे कह रहा हो। बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों को पढ़कर एहसास होता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या किसी भी ऐसी अदृश्य बीमारी के साथ जी रहे व्यक्ति के लिए ये कितना चुभ सकता है। हाँ, यहीं पर अदृश्य बीमारी मतलब इनविजिबल इलनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी मेडिकल स्थिति जिसके लक्षण बाहर से साफ साफ दिखाई ना दे। अच्छा। और इन स्रोतों में एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो यही है कि आप हमेशा किसी को व्हीलचेयर में या किसी सहारे के साथ नहीं देखेंगे। हो सकता है वो व्यक्ति आपके ठीक सामने खड़ा हो, मुस्कुरा रहा हो और आपको कोई अंदाजा तक ना हो। लेकिन उस शांति के पीछे, उस खामोशी के पीछे एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। और वो लड़ाई है कैसी? मतलब स्रोत हमें उस पर्दे के पीछे झांकने का मौका देते हैं। वो बताते हैं कि इस लड़ाई में क्या क्या शामिल है जो बाहर से शायद नजर ना आए। हाँ, जैसे लगातार बनी रहने वाली मांसपेशियों में कमजोरी, एक ऐसी थकान जो रात भर सोने के बाद भी नहीं जाती। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। शरीर में दर्द, चलने फिरने में कठिनाई, यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कत। और शायद इन सब से ऊपर हर गुजरते दिन के साथ धीरे धीरे अपनी शारीरिक ताकत को खोने का एहसास। और ये जो थकान की बात है ना, हाँ। इसे समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, हम सब कभी ना कभी थकते हैं। सीढ़ियां चढ़ ली, ज्यादा काम कर लिया। अब कल्पना कीजिए कि वो थकावट आपका नॉर्मल है। मतलब आप सुबह उसी थकान के साथ उठते हैं। बिल्कुल। और आपको पूरा दिन निकालना है। स्रोत हमें बताते हैं कि ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानसिक लड़ाई भी है। कैसे? हर छोटे छोटे काम के लिए, जैसे बोतल का ढक्कन खोलना या कुर्सी से उठना, आपको पहले से सोचना पड़ता है, अपनी ऊर्जा का हिसाब लगाना पड़ता है। ये एक ऐसा बोझ है जिसे वो व्यक्ति हर पल अपने साथ लेके चलता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी को धीरे धीरे चलते हुए देखें या किसी को शॉपिंग बैग उठाने में संघर्ष करते हुए देखें, सीढ़ियां चढ़ने में ज्यादा वक्त लेते हुए देखें, तो एक समाज के तौर पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? स्रोत हमें जज करने के बजाय या अजीब तरीके से घूरने के बजाय एक बहुत ही सरल विकल्प देता है। और वो क्या है? ये कहने के बजाय कि अरे तुम तो ठीक दिखते हो, इतनी धीरे क्यों चल रहे हो, ये पूछने की कोशिश करें, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बिल्कुल। या अगर आप कुछ कह भी नहीं सकते तो बस अपनी आंखों में थोड़ी दयालुता रखें, एक हल्की सी मुस्कान दे दें। सही बात है, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इसमें एक और पहलू है। स्रोत मदद की पेशकश करने को कहता है, पर क्या इसमें एक खतरा नहीं है? क्या बार बार मदद ऑफर करना किसी को और भी ज्यादा असहाय महसूस नहीं करा सकते? अच्छा। मकसद उनके संघर्ष को मान्यता देना है, एक तरह से
उसे स्वीकार करना है। तो जब आप किसी से मदद के लिए पूछते हैं तो आप उन पर मदद थोप नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, आप उन्हें एक विकल्प दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं देख रहा हूं कि ये शायद आसान नहीं है और अगर आपको मदद चाहिए तो मैं यहां हूं। इससे आप उनकी स्वायत्ता मतलब उनकी ऑटोनॉमी का सम्मान करते हैं। आप बिना कोई सवाल किए, बिना कोई सबूत मांगे ये मान रहे होते हैं कि उनकी लड़ाई असली है। आप एक तरह से कह रहे हैं कि मैं आप पर यकीन करता हूं। और शायद यही यकीन उस खामोश लड़ाई को लड़ने की हिम्मत देता है। हाँ, स्रोत की एक बहुत ही मजबूत लाइन है जो इस पूरी बात का सार बताती है। कभी कभी सबसे मजबूत लोग वो होते हैं जो खामोश लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। वाह। मदद की वो छोटी सी पेशकश उस खामोश लड़ाई को सम्मान देने जैसा है। और ये सम्मान देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन अनुभवों को पढ़ते हुए एक बात साफ हो जाती है, ये लोग सिर्फ मरीज नहीं है, नहीं, ये योद्धा हैं। और ये जो योद्धा वाली सोच है ना, यही उनके रोजमर्रा के अनुभव को एक नया नजरिया देती है। जब मैंने स्रोत में ये योद्धा वाली बात पढ़ी तो मैं